हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अब ये किसके लिए है? ये एक यंगस्टर के लिए है जिसने अभी जॉब करना स्टार्ट किया है, जो कि आईटी फील्ड में है या फिर एमबीए किया हुआ है और वो जॉब स्टार्ट कर रहा है। तो 25 ईयर्स से लेकर जो 10-15 साल के एक्सपीरियंस तक पहुंच गया, मतलब 25 से 35 to 40 के बीच में कोई है तो उसके लिए है ये। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है, होम इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। सो सपोज आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, एक घर ले लिया है, लोन पे लिया है या फिर पूरा प्रीपे करके लिया है, बट आपका एक घर है। तो क्या, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट है। क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? राइट, आप रहने के लिए लेते हो। हर किसी का एक घर तो होना ही चाहिए, राइट। आप उस घर को एज ए इन्वेस्टमेंट पकड़ोगे, तब कल जाके अगर अच्छा डील मिलेगा तो क्या आप अपना घर सेल करोगे? नहीं, right? आपको एक घर तो चाहिए रहने के लिए। जस्ट बिकॉज आपको कोई 10-15-20% 25% एक्स्ट्रा दे रहा है, आपने जितने में बाय किया था, और उतना अगर कोई दे रहा है प्रॉफिट, तो आप उसे सेल नहीं करोगे, राइट। आपको रहने के लिए घर चाहिए। सपोज अगर आपके, या वो घर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो या आपने खुद खरीदा हो या अ, कहीं से भी मिला हो, right? तो सबसे पहले ये हटा देते हैं कि होम एक इन्वेस्टमेंट है, इसको साइड कर देते हैं। पहला घर तो जरूर लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए। अब ये डिस्कशन हो सकता है कि कब लेना चाहिए, जॉब लगते ही ले लें या फिर वेट करें, इन्वेस्ट करें थोड़ा सा अमाउंट बना के, फिर 5-10 साल में ले, ये सब अलग डिस्कशन हो सकता है। बट एक चीज़ क्लियर है कि होम इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है, सपोज आईटी में हो आप और एमबीए वगैरह है, आप टीयर 1 लोकेशन में काम कर रहे हो, right? तो क्या वहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। वो भी एक अच्छा डिसीजन नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर अच्छे लोकेशन जो है, मुंबई में आप बात कर लो या बैंगलोर में बात कर लो, ये सब सिटीज़ में जो अच्छे लोकेशंस ऑलरेडी ले टेकन है, right? कुछ उसमें नए प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते हुए नहीं दिखेंगे आपको। यही होगा कि पुराने प्रोजेक्ट्स को तोड़ के नए प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर रीडेवलपमेंट जो बोलते हैं, राइट। एंड उसमें भी काफ़ी काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ही वेट करना पड़ता है, राइट। तो अच्छे लोकेशंस ऑलरेडी टेकन है। आप थोड़ा आउटस्कर्ट में जाओगे तो एक नए नए बिल्डिंग्स बनते हुए आपको दिखेंगे। सो, और सेकंड है, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट डीप पॉकेटेड बायर्स। अभी यहाँ पे जैसे सिटीज है, सिटीज में आप देखोगे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े नहीं तो छोटे बिजनेसमैन जो कि 1-2 करोड़ कमाते होंगे साल का, तो वो भी अपना पैसा इन प्रॉपर्टी में ही डालना चाहते हैं। तो आप उनके अगेंस्ट compete कर रहे हो। आप एक जॉब में हो और compete कर रहे हो जिसके पास 1-2 करोड़ इनकम है साल की। तो अगर बड़े बड़े टीयर 1 सिटीज में जाओगे, हाँ, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी है, सेम ही लिमिटेड फ्लैट्स हैं या फिर जो भी रियल एस्टेट है लिमिटेड है, उसके लिए सब लोग compete कर रहे हैं। तो आप बहुत ही लो लेवल पे आओगे। I mean, उनके अगेंस्ट compete करना मुश्किल है, क्योंकि वो, और क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने ले लिए हैं बहुत सारे फ्लैट्स या रियल एस्टेट। तो वो अब देखोगे रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत स्टिकी होते हैं। क्यों? अगर कोई ले लेता है एक बार रियल एस्टेट को, तो वो उसके नीचे के प्राइस पे सेल नहीं करना चाहता। एंड बिकॉज उसके नीचे के प्राइस पे सेल नहीं करना चाहता, वो प्राइस वही मेंटेन रहती है। तो ऐसा नहीं होगा डिमांड गिर गई तो अचानक फ्लैट्स के प्राइसेस बहुत नीचे आ गए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने ले लिया है वो वहां पे स्टिक करता है, बेचता नहीं है उस प्राइस पे, उस प्राइस के नीचे। एंड जो, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे रियल एस्टेट ली जा चुकी है, तो वो नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही जाएगा। एंड थर्ड इज रेंटल यील्ड। अगर आप इतना पैसा खर्चा करके करोड़ों में फ्लैट लोगे, 70 लाख 60 लाख 1-2 CR, तो बड़ी सिटीज में नॉर्मल है, टीयर 1 सिटीज में। तो उस पर रेंटल यील्ड कितना है? 3-4%। 3-4% के लिए आप एक साथ किसी जॉब में जो इंसान है उसके लिए 1 करोड़ तो डालना एक टाइम में फिजिबल नहीं है। और इतना डालने के बाद अगर ईएमआई ले भी ले, आप देखोगे जो भी आप अगर रेंट पे डालते भी हो, एंड बिकॉज दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑब्वियस है कि आप रेंट पे डालना चाहोगे। तो जब रेंट पे डालोगे तो जो भी आपका रेंट आएगा, उससे आप एवरी मंथ ईएमआई भी पे नहीं कर सकते। ईएमआई रेंट से ज़्यादा होने वाली है, एंड देन अलग बाकी सब खर्चे हैं। तो एक फिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। देन प्राइसेस एप्रिशिएट इन लॉन्ग साइकिल्स। अब देखोगे बहुत लंबे लंबे साइकिल, अभी तक पिछले कुछ सालों तक, पिछले 8-10 सालों तक स्टेबल था, प्राइसेस बढ़ ही नहीं रहे थे रियल एस्टेट के, राइट। एंड अभी एक अपसर अप मूव आया है। तो प्राइसेस जो है बहुत ही लंबे लॉन्ग टर्म में प्ले करते हैं। सेलिंग बिकम्स अ चैलेंज। जैसे मैंने बताया कि अ, कोई भी फ्लैट अपने सेलिंग प्राइस से नीचे नहीं बेचना चाहता है। तो वही अपना प्राइस जो है स्टिकीनेस आ जाती है, जो मैंने बताया, प्राइस स्टिकीनेस आ जाती है, राइट। एंड सपोज कि आपने एक फ्लैट लिया था, अब अभी फ्लैट में आपने फ्लैट इन्वेस्ट कर दिया उस पर, सपोज आप सेल करना चाहते हैं, तो अच्छा आपको
प्रॉफिट कब दिखेगा, जब आप उसे, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो 10-12 साल पुराने फ्लैट्स हैं उन पे, उनमें प्राइस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 20-25 लाख में कभी लिया हो, 5-10 साल या 15 साल वेट करते हैं एंड देन देखते हैं कि वो प्राइस 25 से आज 50 या 75 हो गए। बट प्रॉब्लम ये है कि अब इतने सारे नए फ्लैट्स बन रहे हैं, नई इन्वेंट्री बन रही है, तो जब आप पुराने फ्लैट्स लेने जाते हो तो आपके मन में ये जरूर आता है कि इतना पैसा अगर मैं डाल रहा हूँ तो पुरानी प्रॉपर्टी क्यों ना लूँ, पुरानी प्रॉपर्टी क्यों लूँ, इससे बेटर है कुछ और डाल के नई प्रॉपर्टी ले लूँ जो कि अगले 10-15-20 साल तक चले। तो इससे भी एक सेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि 10-15 साल पुरानी प्रॉपर्टीज है या 10-15 साल बाद आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि नई नई इन्वेंट्रीज बनती रहती है। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे फ्रॉम सिटी सेंटर से बाहर मूव कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे नए फ्लैट्स बन रहे हैं, नई एमिनिटीज मिल रही है और बड़ा एरिया मिल रहा है, तो लोग बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं एंड जो अंदर के साइड लोगों ने सिटी में सेंटर में फ्लैट्स लिए उनको सेल करना प्रॉब्लम हो जाता है। रेंटिंग, अभी आप सोच रहे होगे कि इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में क्या, दो ही चीज़ है फायदे, एक प्रॉफिट्स, एक तो है रेंटिंग से जो प्रॉफिट आता है एंड दूसरा है कि उसके प्राइस अप होने से, फ्लैट का प्राइस अप होने से। सो अभी टेनेंट को देने में क्या प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं हो टेनेंट कैसा होगा, राइट। आप एजेंट्स को कॉन्टेक्ट करोगे और उनको बोलोगे टेनेंट रखने के लिए, एजेंट का यही रहता है कि अ, कोई भी आए जो कि रेंट पे कर सके प्रॉपरली एवरी मंथ, उसी में उनका फायदा है, राइट। तो उतना ही देखते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम्स है टेनेंट के, आप देखोगे अगर आपका टेनेंट है और कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, तो वो ओनर पे बार होगा। नॉर्मली यूजुअली नहीं होता, बट अगर हो गया, अगर कोई गलत टेनेंट आ गया तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। तो अब ये सब जो है इट्स टू मच स्ट्रेस फॉर अ लो यील्ड। एंड अभी आप देखोगे जो भी रेंट आता है उसमें भी आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ता है एज अ ओनर, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कि एक छोटे से अमाउंट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। सो वो देखते हैं हु इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अभी सबके लिए, अगर अगर सबके लिए इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सभी के लिए खराब है, राइट। तो देखते हैं किन लोगों के लिए सही हो सकता है। वन हु इज नॉट इन हरी टू अर्न फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज, राइट। तो अगर अगर हम सपोज हमारा हमारा नेटवर्थ कम है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ही कम है, तो हमको ट्राई करना चाहिए ज, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, एंड प्रॉपर्टीज फ्लिप करके तो आप अपना अच्छा अच्छा होता है ना कि इन्वेस्टमेंट को उतना तेजी से ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट है, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगा होता है, कोई लेने वाला भी बहुत बड़ा, उसके पास भी बहुत पैसे चाहिए, right? तो फ्लिप करना, जल्दी जल्दी फ्लिप करना और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाना, इट्स नॉट ईजी इन रियल एस्टेट। सेकेंड इज, अगर सपोज कोई है जिसके पास ऑलरेडी रहने का फ्लैट तो है ही है, प्लस उसके पास नेटवर्थ भी अच्छा खासा हो गया, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ हो गया, 2 करोड़ 5 करोड़ का नेटवर्थ हो गया लिक्विड मनी में। लिक्विड है मतलब एफडी और स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ये सब मिला मिला के 2-4 करोड़ का ऑलरेडी उनका नेटवर्क बन चुका है, तो वो डाइवर्सिफाई करने के लिए, राइट, कि एक स्टिकी इन्वेस्टमेंट, स्टिकी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, फ्लैट्स में और टीयर 1 सिटीज में, तो उसके लिए अच्छा है। बट नहीं, उसके लिए नहीं जो कि अभी इन्वेस्टमेंट बना रहा है, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। आप, हाँ, होता है ना कि जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और नेटवर्क बनाने का ट्राई कर रहा है। और थर्ड है कि वांट टू इन्वेस्ट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ रादर देन क्रिएशन। तो वही बात कि अगर आपके पास ऑलरेडी वेल्थ है अच्छा खासा 2-4-5 करोड़ का, एंड आप उसको प्रिजर्वेशन में, मतलब कि आपको उसको नेटवर्क को बचा के रखना है, आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करना है, राइट। जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई चीज़ आपको इन्वेस्ट करनी है किसी चीज़ में, तो उसके लिए रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट अगर कोई है जो कि अपना होता है ना कि वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अभी जब स्टार्ट कर रहा है, हम 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं बना पाया है, उसके लिए रियल एस्टेट नहीं है। ओके। सो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको सही लगी होंगी और ये आपको एक व्यू बनाने में हेल्प करेंगी कि वेदर आपको रियल एस्टेट को एज इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसको कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।